हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे होम साइंस का, जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जन पोषण हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए जन पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद जन पोषण का क्या महत्व है, जन स्वास्थ्य से संबंधित पोषण समस्याएं, जन स्वास्थ्य को जो पोषण समस्याएं, क्या क्या पोषण में समस्याएं आती है, और पोषण समस्याओं से संबंधित कारक, पोषण की जो समस्या आती है उससे संबंधित कौन कौन से कारक हैं, किन की वजह से ये समस्याएं आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कार्य नीतियों का वर्णन, जो भी समस्याएं आती है पोषण से संबंधित उसके लिए क्या क्या कार्य नीतियां हैं, क्या क्या कार्य नीति सरकार द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि महत्वपूर्ण पोषण संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अभी जो प्रेजेंट में जो जो कार्यक्रम चल रहे हैं पोषण संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए वो कौन कौन से हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता क्या होती है, और हमने ये भी पढ़ लिया है कि सही पोषण का जो क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं नया 12th क्लास में, इसमें हम पढ़ेंगे कि जन स्वास्थ्य क्या होता है। उसमें हमने 11th क्लास में हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा, बट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब जन पोषण के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में। तो जन स्वास्थ्य क्या होता है? जन स्वास्थ्य का तात्पर्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों से है। तो जन स्वास्थ्य का मतलब किसी भी एक इंसान के लिए नहीं है। यहाँ पर जब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं तो किसी भी एक इंसान के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पर जन स्वास्थ्य है मतलब सभी लोगों के लिए। यहाँ पर सामूहिक रूप से, जब एक सोसाइटी में, एक समाज में सामूहिक रूप से जो प्रयास किए जाते हैं जन स्वास्थ्य के लिए, तो ये आ जाता है आपका जन स्वास्थ्य में। अब हम पढ़ेंगे कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है, कु मीन्स होता है बुरा पोषण, ठीक है। कु मीन्स बुरा, तो कुपोषण का मतलब हो गया बुरा पोषण। सभी लोगों के लिए पोषण आवश्यक है, सभी लोग पोषण लेते हैं, बट कुपोषण क्या होता है? बुरा पोषण का मतलब क्या है? बुरा पोषण का मतलब ये है कि या तो आपको जितने पोषण की आवश्यकता है उससे आप कम ले रहे हो, वो भी आपके लिए बुरा पोषण है, और जितने पोषण की आपको आवश्यकता है उससे आप ज़्यादा ले लेते हो तो वो भी आपके लिए बुरा है। क्योंकि जब हमारे शरीर में, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुपोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अत्यधिक पोषण, जब ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं तो वो आ जाता है हमारा अत्यधिक पोषण में। ये कुपोषण मीन्स डायरेक्टली हो गया कि बुरा पोषण। अगर आप ज़्यादा पोषण ले लेते हो तो वो भी आपको बुरा है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से अधिक मात्रा में अपने भोजन से प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक पोषण से ग्रस्त होता है। अत्यधिक पोषण को सरल भाषा में मोटापा कहा जाता है। मतलब जितने की आपको आवश्यकता है आप उससे ज़्यादा खा रहे हो, उससे ज़्यादा आप न्यूट्रिशंस ले रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपको मोटापा हो जाएगा। मोटापा की वजह से अपने आप ही कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। तो इसलिए जो अत्यधिक पोषण है वो भी सही नहीं होता। और दूसरा आ जाता है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण में क्या हो गया? जितने की आपको आवश्यकता है आप उस आवश्यकता से भी कम ले रहे हो। फर्स्ट आ जाता है कि आप ज़्यादा ले रहे हो, और सेकंड में आ गया कि आप अपने आवश्यकता से कम। जो गरीब लोग हैं उन्हें सही से खाना नहीं मिल पाता, तो उन्हें सारी जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है उनको वो सही मात्रा में नहीं मिल पाती, तो ये भी बुरा पोषण है। कुछ लोगों को ज़्यादा होने की वजह से भी बुरा पोषण हो जाता है, और कुछ लोगों को कम पोषण लेने की वजह से भी जो है वो बुरा पोषण हो जाता है। जब आपको जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है आपकी बॉडी को उतना नहीं मिलेगा तो फिर क्या है? आपकी बॉडी ख़राब होगी, आपको अलग अलग प्रकार के रोग होंगे। तो ये सारे जो है ये आ जाता है आपका अपर्याप्त पोषण में। थर्ड आता है हमारा असंतुलित पोषण। तो दो तो हो गया कि एक ज़्यादा हो रहा है, दूसरे में कम। लेकिन ये असंतुलित पोषण क्या होता है? इसमें है कि व्यक्ति ले तो रहा है, अब क्या है, किसी को अगर पोषक तत्वों की कमी है, मतलब अगर किसी को, अगर हम देखें कोई बीमार है, सॉरी, मतलब कोई भी, अगर जैसे रोड के किनारे लोग रहते हैं, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उन्हें जितना चाहिए पोषण उतना भी वो लेने में सक्षम नहीं है, उतना नहीं ले पाते, तो वो अपर्याप्त पोषण हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम ले रहे हैं पोषण, खा रहे हैं डेली,
और सही मात्रा में भी हम ले रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें जो चीज़ की जितनी आवश्यकता है वो चीज़ नहीं ले पा रहे। मतलब हमें जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, अगर हम उससे कम, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है वो एक मात्रा में हर चीज़ चाहिए होती है, कि एक निश्चित मात्रा में चाहिए कि कितने आयरन की आवश्यकता है, कितने विटामिन्स की आवश्यकता है। तो जो भी आपके न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो भी बेकार है, कम लेते हैं तो भी बेकार है। तो असंतुलित मात्रा का वही हुआ कि आप बैलेंस में नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी अनबैलेंस्ड है सब कुछ। या तो आपको ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, जितने प्रोटीन की आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, या तो फिर आप उससे कम ले रहे हो। क्योंकि हम ले तो रहे हैं पोषण, बट हमें पता नहीं होता कि हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं। जितने हमें एक दिन में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा लेते हैं तो वो भी हानिकारक होता है। तो सिंपल है, कुपोषण क्या है, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अत्यधिक पोषण। कुपोषण मीन्स हो गया बुरा पोषण। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो भी आपके लिए वो सही नहीं है, कम लेते हो तो भी सही नहीं है। और थर्ड में आ जाता है हमारा असंतुलित पोषण। मतलब इसमें अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशंस हम लेते हैं, जितने की आवश्यकता है उससे कम या ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो ये 3 प्रकार का आपका कुपोषण हो गया। जन पोषण एवं स्वास्थ्य का महत्व। जन पोषण संबंधी योजनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम देखें कोई भी देश हो, उसका डेवलपमेंट जो है, उस देश की विकास उन्नति, वो सारी चीज़ें उस देश के नागरिक पर डिपेंड करती है। अगर वहाँ के नागरिक स्वस्थ है तो देश जो है, नागरिक अगर स्वस्थ होगा तो वो काम कर पाएगा। जब नागरिक अगर सही से काम करेगा फिर तभी उस देश की उन्नति हो सकती है, उस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया भर में लगभग 50% 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 50% बच्चे सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें कुपोषण की वजह से मरते हैं, उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता। और अगर हम सिर्फ भारत का देखें तो यहाँ लगभग 1/3 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका जो मिनिमम वेट जितना होना चाहिए उससे भी कम होता है। मतलब 2.5 kg से भी कम वेट के बच्चे जो है वो पैदा होते हैं भारत में। लगभग 1/3 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। आगे अगर हम देखें तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवारों, अगर जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो है वो ज़्यादा वृद्धि विकास नहीं हो पाता, उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाने की वजह से। या तो उन्हें अल्प पोषण मिलता है, मतलब ज़रूरत से भी कम पोषण मिलता है, या फिर मीडियम वाला, बट उन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल पाता। और जब बच्चा बचपन से ही उसे सही पोषण नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, अलग अलग स्टेज में पहुंचता है अपने, तो उस सब में भी उसका विकास दर जो है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से बच्चा का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सही से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, वेट नहीं बढ़ पाता, और फिर बच्चा क्या होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं होगा, अगर उस देश के नागरिक का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर हम देखें तो नागरिक का स्वास्थ्य का जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है उस देश की उन्नति पर, उस देश के विकास पर। अगर किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ हैं, हेल्दी है, तभी उस देश का जो है विकास वो संभव हो पाएगा। आज भी देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि लौह, जिंक, आयरन, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड एवं विटामिन B12 की कमी से पीड़ित है। जो हमारी जनसंख्या है उसका ज़्यादातर जो बड़ा हिस्सा है वो इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से पीड़ित है। इसलिए पोषण, जो जन पोषण का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, देश का विकास करने के लिए। यदि समय रहते ही पोषण संबंधी समस्याओं को नियंत्रित न किया गया तो यह न केवल व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, जिसके कारण वयस्क होने पर भी शरीर का कद छोटा रह जाता है, बल्कि ये व्यक्ति के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर सही पोषण नहीं मिल पाता तो क्या होता है, लोगों का, व्यक्ति का जो है वो मानसिक, मेंटली तौर पर, और जो क्रिएटिविटी है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएगा। तो जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी जो है वो कमज़ोर होती है, प्लस जो है उसका क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। यह सब कारक मिलकर व्यक्ति की उत्पादकता तथा जीवन की गुणवत्ता के विपरीत प्रभाव डालते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है, व्यक्ति की जो गुणवत्ता है, जितना कि वो कर पाता उससे भी वो कम, जितना अच्छा वो अपना बेस्ट दे पाता, बट वो उतना नहीं दे पाता क्योंकि वो अंदर से पहले ही हेल्दी नहीं है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीज़ जो है, अगर सही स्वस्थ हमें पोषण नहीं मिल पाता तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कुपोषण का बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।
विशेषज्ञों के आकलन तथा गणना के अनुसार कुपोषण के कारण व्यक्ति की उत्पादकता में कमी के चलते उसकी जीवन की कुल कमाई का लगभग 10% से अधिक का नुकसान होता है। जो व्यक्ति है अगर उसको सही पोषण नहीं मिल पाता उसके, तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से लगभग व्यक्ति का जो इनकम है उसका 10% जो है वो नुकसान हो जाता है। और एक व्यक्ति का 10% मतलब अगर हम पूरे देश का मिलाकर देखें तो पूरे देश की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसका 2 to 3% हमारा जो है वो कम हो जाता है। तो इसका क्या है मतलब कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का जो डायरेक्ट प्रभाव है वो हमारे देश पर पड़ता है। तो ये था हमारा जन पोषण का महत्व। आई होप आप लोगों को जन पोषण का महत्व समझ आ गया होगा। भारत में कुपोषण की समस्या, तो कुपोषण में हमने देखा था कि अति पोषण जो ज़्यादा पोषण लेने की वजह से होता है और दूसरा अल्प पोषण जिसमें पोषण की कम मात्रा मिलती है। तो दोनों ही प्रकार की समस्याएं जो है वो भारत में पाई जाती है, लेकिन भारत में अति पोषण जो है वो काफ़ी कम पाया जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा समस्या जो है वो अल्प पोषण की वजह से ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले जहाँ लोग पैदल चलना पसंद करते थे तो अब या तो बाइक से चलते हैं या फिर कार से चलते हैं। तो और इसी तरीके से लोगों के लाइफ स्टाइल में बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन आई है। पहले लोग जहाँ पर हाथ का यूज़ करते थे वहाँ अब क्या करते हैं कि मशीन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से घर में भी जो है अब लोग उतना काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। काफ़ी सारी चीज़ों में मशीन का यूज़ करते हैं और बाकी घर में भी जो है लोग ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते बाहर जाते टाइम पे भी। और बैठे बच्चे अगर हम देखें तो बच्चे ज़्यादातर ग्राउंड में जाकर खेलने की बजाय अब क्या करते हैं, घर में ही टीवी देखना, फ़ोन देखना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें जो वो भी गेम भी जो है वो पार्क में जाके नहीं खेलते बल्कि घर में ही फ़ोन में देखना है, उन्हें फ़ोन में खेलना है गेम। तो बच्चे ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। तो जीवन शैली जो है हमारी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। अगर यही सारी चीज़ें अगर फिज़िकली हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी है वो स्वस्थ नहीं रह पाएगी। सारा चीज़ जो है लोग अब काफ़ी आराम चाहते हैं और आराम से बैठकर घर पे ही करना चाहते हैं, काफ़ी कम परिश्रम करना चाहते हैं। तो लोगों की जो ये गलत जीवन शैली है उसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा अगर हम देखें तो आहार संबंधी आदतें बिगड़ने लगी है लोगों की। जहाँ लोग स्वस्थ भोजन करना चाहिए, साग सब्जियाँ, फल फ्रूट ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, वही क्या है अब जो कम स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें होती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। जैसे अगर हम देखें तो वेस्टर्न जो भी खाने की चीज़ें हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, तो चॉकलेट, ये सारी चीज़ें लोगों को खाना ज़्यादा पसंद होता है। अगर इंडियन में भी देखो तो समोसा, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें लोग खाते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो, ऑयल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ख़राबी करती है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बल्कि जो हमें अच्छा लगता है बस वही लेते हैं। और अब ये डेली यूज़ में लोगों का बन गया है कि ये भी नहीं कि कभी-कभी अब लोग जो दैनिक आहार में अपने यही सारी चीज़ें शामिल करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट तो आ जाता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल में चेंज आया है वो प्रॉब्लम है। सेकंड में आ जाता है कि हमारी जो खाने पीने की संबंधी आदतें हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है। साबुत अनाजों, दालों, सब्जियों और फलों का सेवन कम होने के कारण मोटापा एक आम समस्या बन गई है, जिसके कारण इससे अन्य रोगों के साथ साथ मोटापा सबसे मेन जो आजकल बन गया है, सबसे ज़्यादा बीमारी अगर हम देखें तो मोटापा की बहुत हो रही है लोगों को, क्योंकि लोग जो है आजकल हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उन्हें फैट उनकी बॉडी में जमा हो जाता है और मोटापा की समस्या होती है। तो मोटापा के कारण अब अगर लोग एक बार मोटे हो गए, फिर मोटापा के कारण हमारे बॉडी में अपने आप बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर और हार्ट, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कैंसर, ये सारी जो बीमारियां है ये अपने आप मोटापा की वजह से ही बढ़ती है। हृदय रोग, उपरोक्त जीवन शैली संबंधित रोग असंक्रामक होते हैं। ये अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं डालते बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। भारत में जो है 2 प्रकार के कुपोषण है। एक तो अल्प पोषण की वजह से कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा उन्हें पोषण की समस्या है कि उन्हें खाना सही से मिल नहीं पाता, तो अल्प पोषण की वजह से भी है। और दूसरा जो अति पोषण, तो दोनों प्रकार की समस्याएं हैं भारत में कुपोषण में अगर हम देखें तो, अल्प पोषण और अति पोषण। और कई सारी बीमारियां हैं, जैसे अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स जो चेचक है,
इसके टीके का आविष्कार हो गया है। अब भारत में भी जो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं रह गई जिसका इलाज नहीं हो पाता, तो इसका तो ढूंढ लिया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिसका जो परमानेंटली इलाज अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर देखें आप HIV एड्स, इस टाइप की जो HIV जो एड्स है और भी जो बीमारियां हैं इस टाइप की, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और इसको कंट्रोल करना जो सरकार के लिए वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें देखें तो इस सब को संभालना, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अब इंडिया में भी, तो इसको ठीक करना, इसको कंट्रोल में लाना, ये सरकार के लिए, डाइटिशियंस के लिए, डॉक्टरों के लिए ये काफ़ी बड़ी चुनौती बन गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। अगर आप इसे ही सही से समझ लें तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आ जाता है जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों तथा समस्याओं को नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। जन स्वास्थ्य और पोषण में क्या देखा जाता है कि जो भी पोषण से संबंधित बीमारियां होती है, जो भी पोषण से संबंधित समस्याएं होती है, उसको नियंत्रण कैसे किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट हमें देखना है कि जो भी पोषण से संबंधित बीमारी और समस्या है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, और फिर जब वो कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, तो उसको स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और भी बेटर करने के लिए हम आगे क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। पोषण का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों और समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी दूसरी परिभाषा भी है यह एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जो समाज के संगठित प्रयासों एवं कार्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत करता है। इसमें क्या होता है, जन स्वास्थ्य और पोषण में समाज का एक संगठित प्रयास होता है, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता, तो समाज के एक संगठित प्रयासों द्वारा लोगों को के स्वास्थ्य को जो उन्नत किया जाता है, उनका स्वास्थ्य ठीक किया जाता है, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है तथा विभिन्न रोगों व उनकी परिस्थितियों की रोकथाम करके जीवन अवधि को बढ़ाता है। और जो भी रोग होते हैं, पोषण से संबंधित जो भी रोग होते हैं, तो रोगों को देखा जाता है कि ये जो रोग है वो क्यों हो रहे हैं, फिर उसकी रोकथाम की जाती है और ऐसे करके जो भी रोगी है उसकी जीवन अवधि जो है, उसकी जो जीवन का टाइम है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर हम रोग मुक्त रहते हैं तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं। तो ये था जन स्वास्थ्य और पोषण। अब हम पढ़ेंगे कि जो जन स्वास्थ्य और पोषण है उसकी पहचान जन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी आपको अगर जन पोषण और स्वास्थ्य पर अगर लिखना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, तो आप इसके लिए ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये आप अच्छे से याद कर लें, ये वाली डेफिनेशन इसमें आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यावसायिक का मुख्य कार्य, जन पोषण के क्षेत्र में जो भी व्यावसायिक हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या काम करते हैं, तो उनका मुख्य कार्य क्या है, अच्छे पोषण को बढ़ावा देना और समुदाय के पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान करना। उनका काम है कि समुदाय में जो लोग हैं उनके पोषण की समस्याओं को सबसे पहले पहचानना कि उनको जो ये समस्या हो रही है वो क्यों हो रही है, फिर इसका निपटारा कैसे किया जाता है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, समस्याओं का पहचान करना तथा उनसे बचाव करना होता है। इसके लिए निम्न चरणों का अध्ययन रखना चाहिए। ये काम करने के लिए जो है प्रोफेशनल्स वो क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वो देखेंगे कि सबसे पहले समस्या क्या है, समस्या क्या है वो देखना, फिर ये समस्या कितनी ज़्यादा फैल चुकी है इसकी पहचान करना, सबसे पहले समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, फिर यह समझना कि यह समस्याएं कैसे और क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहले समस्या देखना है और उसके बाद सेकंड देखना है कि ये समस्या जो हो रही है ये क्यों उत्पन्न हो रही है आखिर। तो ज़्यादातर जो भी पोषण संबंधी समस्याएं होती है वो गरीबी के कारण होती है, क्योंकि पोषण सही से लोगों को नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से बीमारियां होती है। वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि एक अल्प पोषण होता है, दूसरा अति पोषण। तो अगर हम भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अल्प पोषण की वजह से लोग बीमार होते हैं, अति पोषण की वजह से काफ़ी कम होता है। इसके बाद है
प्रभावी योजना बनाकर उसे लागू करने के लिए कार्रवाई करना। सबसे पहले हम समस्या का पहचान करेंगे, समस्या की पहचान करना है, फिर समस्या क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो फिर उसके लिए योजना बनाना, कि आगे की योजना बनाना कि हमें अब क्या क्या करना है, कैसे इस समस्या से इसका समाधान होगा, और फिर उस पर कार्रवाई करना। लास्ट में है अंत में लागू की गई योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ तक क्या हुआ, योजना लागू कर दी गई देखकर समस्या, उसके बाद जब सारा काम हो गया तो फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है कि हमने जो भी योजना लागू की है, योजनाएं बनाई हैं, उसका क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से समाज में कोई बदलाव आ रहा है। तो ये था कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्प पोषण के उत्तरदायी कारक। अल्प पोषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका मूलभूत कारण, एंड सेकंड है पारिवारिक या फिर घरेलू कारण। तो मूलभूत कारण में आ जाएगा जो बेसिक की चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्प पोषण होता है, उसमें आपका आ जाता है जैसे शौचालय का निर्माण। अगर हम देखें तो शौचालय की बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जिन्हें शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं है, जबकि सरकार ने शौचालय से मुक्त योजना भी बनाई है और सरकार द्वारा कई शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है। फिर भी देखा जाए तो अभी भी कई लोग जो है वो खुले में शौच करते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है और बीमारियां होती है। दूसरा देखें तो स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वस्थता का अभाव, स्वच्छता का अभाव, तो ये सारे जो है आपका मूलभूत कारण में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम घरेलू कारण। घरेलू या पारिवारिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि भोजन की कमी। अगर हम देखें तो एक तरफ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजन की उन्हें इतनी ज़्यादा कमी है कि जिसकी वजह से वो जिन्हें जितनी भोजन की आवश्यकता है उन्हें, कि एक दिन में जितना भोजन उन्हें लेना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा खाना वेस्ट भी करते हैं। तो इसमें भोजन की कमी जो है वो मेन कारण है। घरेलू कारण में आ जाएगा आपका भोजन की कमी, मातृ एवं शिशु देखभाल सुविधा का अभाव। थर्ड आ जाएगा साफ पीने योग्य जल, सफाई और स्वच्छता की कमी। फोर्थ है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या उन तक कम पहुंच। सभी लोगों के पास या तो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पाती है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, जिनकी वजह से उनका सही से इलाज नहीं हो पाता। तो ये सारी कमियां भी जो है इसमें आती है। और महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है लोगों का, ये भी एक रीज़न है कि महिलाएं हैं, अगर वृद्धजन हैं, बालिकाएं हैं, तो उनसे जो है वो अलग ही व्यवहार किया जाता है, अलग भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, जिसकी वजह से ये भी जो है एक अल्प पोषण का कारण है। सिक्स्थ है शिक्षा की कमी। शिक्षा के अभाव के कारण भी जो है लोग सही पोषण प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें ये नॉलेज ही नहीं होता कि उन्हें किस टाइप का खाना लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी है। तो ये सारी चीज़ें जो अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन अल्प पोषण जब हम लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसके परिणाम में हमें कुपोषण हो जाता है। अगर अच्छा पोषण आप नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, कुपोषण हो जाएगा। और जब आपका पोषण सही नहीं है, आपके पोषण की कमी है, तो इसमें अक्षमता आती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है, और जब अगर ज़्यादा यही चीज़ बढ़ जाती है तो उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। तो भारत में जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं उसका जो मेन रीज़न है यही होता है कि अज्ञानता, लोगों में शिक्षा की कमी, गरीबी, ये सारा रीज़न है पोषण संबंधी समस्याओं का। तो इसमें ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसमें होता है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी की वजह से जो कुपोषण होता है उसे कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये समस्या जो है ये यहाँ देखिए, यह समस्या किसी भी क्षेत्र या समाज में पाई जा सकती है। ये विकासशील देशों में भी पाई जाती है और विकसित देशों में भी पाई जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है कि विकसित देशों में जो है ये समस्या कम पाई जाती है और विकासशील देशों में या फिर अविकसित देशों में ये समस्याएं ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, इसकी वजह से जो है मेन दो रोग होते हैं। इसके अंदर आपको दो पढ़ना है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण दो रोग होते हैं। पहला है सूखा रोग और दूसरा है क्वाशियोरकर। यहाँ आप देख सकते हैं क्वाशियोरकर ये होता है। फर्स्ट है सूखा और दूसरा है क्वाशियोरकर। तो हम दोनों को अच्छे से डीपली अब पढ़ेंगे
कि ये सूखा रोग क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। किसे होता है सूखा रोग? तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि सूखा रोग जो है ज़्यादातर 15 महीने तक के बच्चों को में पाया जाता है। इसका मेन रीज़न जो होता है कि बच्चे को माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता का दूध पीते हैं, तो अगर बच्चे को समय से पहले ही अगर माता का दूध छुड़ा दिया जाता है तो इसकी वजह से बच्चे को जो प्रोटीन और विटामिन्स जितने उसको मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन एनर्जी उन्हें मिलनी चाहिए बच्चों को, वो उतना नहीं मिल पाता। तो इस वजह से भी जो है वो सूखा रोग होता है। दूसरा है कि जो ऊपरी आहार दिया जाता है बच्चों को, उससे जो बच्चों को जितनी आवश्यकता होती है उतनी पोषक तत्वों की अगर वो पूरा नहीं कर पाता ऊपरी आहार, तो उसकी वजह से भी सूखा रोग होता है। इसके लक्षण अगर देखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है अगर सूखा रोग हो गया तो फर्स्ट है इसका पीड़ित बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है तथा बच्चे का वज़न बहुत कम रह जाता है। इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और सूखा रोग के कारण बच्चों को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वज़न काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद है बच्चे का चेहरा बंदर या फिर बूढ़े आदमी जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही सूख जाता है, बस स्किन रह जाती है, हड्डियों का जो ढांचा होता है, बस बोन्स का स्ट्रक्चर रह जाता है, उसके ऊपर पतली सी स्किन की परत रह जाती है। हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियोंदार त्वचा से ढका लगता है। पेट इतना सपाट हो जाता है, इतना अंदर चला जाता है कि क्रमाकुंचन की क्रिया दिखाई देती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जाहिर सी बात है जब बच्चे को खाना सही से नहीं मिल पाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो बच्चा चिड़चिड़ा सा होने लगता है और उसके रोने तक की आवाज़ नहीं आती। कमज़ोरी के कारण वो चिल्लाता है, रोता है, फिर भी वो भी आवाज़ काफ़ी धीरे आती है। बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो वह बहुत भूखा सा लगता है। ये सारे उसके लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को सूखा रोग है और ये ज़्यादातर जो है वो 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। इस रोग के दौरान अक्सर पेट खराब हो जाता है जिससे विटामिन, खनिज लवण और पानी नष्ट हो जाता है। बच्चे को पतले दस्त लग जाते हैं जो अम्लीय होते हैं। संक्रामक रोग स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। क्या होता है कि जब ये रोग होता है तो उस टाइम पर बच्चों का पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने के कारण बच्चे की स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चे में पहले ही एनर्जी की, प्रोटीन की, इन सब चीज़ों की कमी होती है। प्लस जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत विटामिन होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो भी जो है दस्त के कारण वो सारी चीज़ें भी निकल जाती है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। तो बच्चे में इन सब चीज़ों की वजह से जो उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसके बाद है शरीर के रंग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर का रंग जो है वो कुछ खास चेंज नहीं होता है। हालांकि बाल रूखे और चमकहीन हो जाते हैं। बाल जो है वो सूखे सूखे से, अजीब से फैले हुए से हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं रह जाती, बाल में सूखे सूखे से, रूखे से लगते हैं। पानी, शरीर में पानी का ठहराव नहीं दिखता। इन दोनों में आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप ये दो रोग पढ़ेंगे, तो कुछ खास डिफरेंस इसमें नहीं होता। बट अगर आप ये देखेंगे तो सूखा रोग जो है इसमें पानी का ठहराव नहीं होता। जैसे दस्त होता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी पूरा जो है वो बॉडी से निकल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ेंगे क्वाशियोरकर, तो इसमें सेम इसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। जब सूखा रोग होता है बच्चे को, तो सूखे रोग में पानी की कमी हो जाती है, सारा पानी शरीर से निकल जाता है। वहीं क्वाशियोरकर जब होता है तो उसमें बच्चे में पानी, बॉडी में पानी का जमाव हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी जो है वो सूज जाती है। तो इन दोनों में मेन ये वाला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, यदि अब हम पढ़ेंगे क्वाशियोरकर के बारे में, तो इसमें क्या है, यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। क्वाशियोरकर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है, जबकि सूखा रोग क्या था, वो 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता था। ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ है विस्थापित बच्चा। प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण है।
इस रोग का मुख्य कारण क्या है? बच्चे के खाने में प्रोटीन व कार्बोज की कमी मेन रीज़न है। इसके लक्षण अगर हम देखें क्या क्या है, तो बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखता है। दूसरा है, शरीर में पानी का ठहराव होने के कारण सूजन आ जाती है, और जो बच्चे में पानी के ठहराव के कारण जो सूजन आती है, इसे क्या कहा जाता है? एडिमा कहा जाता है। तो आप जब दोनों रोगों को पढ़ेंगे तो इसमें अगर आप डिफरेंस करके पढ़ें तो आप जल्दी से आपको याद भी हो सकता है। जैसे अगर पहला वाला था, उसमें क्या है? सूखा रोग है, पानी की कमी हो जाती है बच्चों में। रीज़न तो दोनों का सेम ही है, अगर हम देखें कि होने का कारण क्या है, तो वही प्रोटीन और कार्बोज की कमी हो जाना। दोनों में रीज़न सेम होता है, बट लक्षण दोनों के अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें पानी की कमी होती है और इसमें पानी जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है इसका कारण, मोटे वसायुक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा रहता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और रोता रहता है, ये वाला रीज़न दोनों में सेम है। बच्चा चिड़चिड़ा जो है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है दोनों ही बीमारियों में। बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए विकास धीमा होता है। जब बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चा खाना नहीं खाएगा, तो फिर उसका विकास भी जो है वो रुक जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है। इस दशा में भी पेट खराब हो जाता है तथा मल तरल सा हो जाता है। इसमें भी क्या है? पेट खराब हो जाता है और उसमें भी पेट खराब हो जाता था। नेक्स्ट है, त्वचा रंगहीन हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं, जब सूखा रोग है उसमें कलर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या है? त्वचा रंगहीन हो जाती है और छिल सी जाती है। कई बार नितंबों तथा शरीर के निचले हिस्सों में फोड़े भी हो जाते हैं। बाल नर्म, बिखरे हुए तथा तांबे जैसे लाल रंग के हो जाते हैं। बालों का रंग सादा और सदा के लिए नष्ट हो जाता है, हमेशा के लिए जो है वैसे ही बाल का रंग जो है वो तांबे जैसा लाल टाइप का हो जाता है। शरीर के पानी भर जाने के कारण बच्चे के चलने में कठिनाई होती है। तो ये सारे थे क्वाशियोरकर जो रोग है उसके लक्षण। सेकेंड टॉपिक है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, माइक्रोन्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी। इसमें जो भी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होती है, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होती है। तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, हमारी एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है कई सारे चीज़ें, जैसे कई छोटे छोटे जो हमारे कई चीज़ें हैं, जैसे मिनरल्स है, विटामिन्स है, आयोडीन, जिंक, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो उसी में से एक है लौह तत्व, मतलब यहाँ आ गया आपका आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है? ये ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है, जो कम उम्र की महिलाएं होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनमें आयरन की कमी देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण उनकी बॉडी में सही से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से उन्हें एनीमिया रोग हो जाता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, या ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। और WHO के अनुसार, WHO ने बताया है कि हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों व स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? 12 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होना चाहिए। मतलब 100 मिलीलीटर में से 12 मिलीग्राम जो है वो होना चाहिए बच्चों में, और स्त्रियों में होना ही चाहिए। इस स्तर की अधिक कमी होने से रक्तहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर 12 मिलीग्राम से कम आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब कि आपको एनीमिया के लक्षण दिखाई देंगे, आपके जो बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो इसके लक्षण जो है, मैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से होता है ये? तो सबसे पहले आहार में लोहे की कमी। अगर हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें आयरन की हमें काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे अभी, जैसे आयरन है, ये माइक्रो मिनरल्स है, इसमें इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम चाहिए होती है, लेकिन आवश्यक है। भले ही कम मात्रा में है लेकिन आवश्यक है। तो जब हम खाना लेते हैं उसमें अगर आयरन की कमी होती है, तो उसकी कमी से आपकी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। दूसरा आ जाता है आहार द्वारा
लोहे का शरीर में पूरी तरह अवशोषित न होना। मान लिया कि हमने आयरन की जितनी हमें आवश्यकता है उतना हमने ले लिया, बट वो पूरी तरीके से हमारे शरीर ने, हमारे बॉडी ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, वो ऐसे ही निकल गया, तो उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। थर्ड है किशोरियों में तीव्र वृद्धि की अवस्था में रजस्राव के कारण। जो किशोर अवस्था के दौरान जो है लड़कियों में क्या होता है कि वृद्धि उनकी उस टाइम पर जो है स्पीड में होती है। टीनेजर्स जो लड़कियां होती है उस टाइम पर उनकी हाइट जो है, जैसे देखते हैं उनका वृद्धि विकास काफ़ी स्पीड में होता है, जिसकी वजह से जो है उनका जो आयरन है वो ब्लड के ज़रिए जो ऐसे निकल जाता है, तो उनका उनमें भी जो खून की कमी होने का ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद है प्रसव के समय रक्त की क्षति होने के कारण। फिर है दुर्घटना में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अगर ज़्यादा रक्त बह गया, या फिर आपने अगर ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान करते हैं, उसमें अगर आपने ज़्यादा मात्रा में डोनेट कर दिया। ब्लड डोनेट इंसान को करना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में जितनी आवश्यकता है उतना छोड़ के एक्स्ट्रा करते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा मात्रा में कर दिया तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। पेट में कीड़ों अथवा अतिसार के कारण भी जो है आपको आयरन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कि रक्तहीनता के लक्षण। एनीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से लक्षण है जिससे पता चलता है कि हाँ एनीमिया है, ब्लड की कमी है। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं यहाँ। फर्स्ट है शारीरिक थकान, थोड़ा काम करने पर सांस फूलना, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना और शिथिलता। ये सारी जो कमज़ोरियाँ होती है आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ ब्लड की कमी है। नेक्स्ट है रोगी की नज़र कमज़ोर पड़ जाती है, इसके अतिरिक्त नींद ना आना, कम भूख, खाना पचने में परेशानी होती है अथवा जलन की शिकायत। तो ये सारे लक्षण हैं एनीमिया के। नेक्स्ट है अधिक आयु के व्यक्ति में रक्तहीनता छाती में दर्द का कारण बन सकती है। जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके अंदर अगर ब्लड की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर अगर ब्लड की कमी होगी, आयरन की कमी, तो उनके छाती में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है आहार में कमी जो रक्तहीनता का कारण बनती है। अगर खाना आप जो लेते हैं अगर उसमें आप कमी है, कम खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन कम जाएगा। आयरन कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं सही से बन पाएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे बॉडी में जो खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, तो इसकी वजह से क्या होता है नाखून का जो है, नाखून को भंगूर बना देती है। नाखून चम्मच, किसी किसी का आपने देखा होगा नाखून जो होता है वो अजीब सा होता है, चम्मच नुमा आकार का दिखाई देता है। इस स्थिति को कोइलोनीकिया कहते हैं। अत्यधिक रक्तहीनता से पीड़ित रोगी अक्सर मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वो लोग जो है वो मानसिक रूप से भी ग्रस्त हो जाते हैं, उनको मानसिक रोग भी होने का जो है वो चांस होता है। गर्भवती महिलाओं में लोहे की कमी के कारण पीका की स्थिति हो जाती है, जिसमें उनका मिट्टी, चूना, रेत खाने का दिल करता है। ऐसा आपने सुना होगा कि कई गर्भवती महिलाएं होती है वो चूना खाना पसंद करती है, या चौक वॉक जो होता है वो चौक खाना पसंद करती है। तो ये सारी चीज़ें भी उनके अंदर जो है इसी की वजह से होता है, जो उन्हें वो खाने का मन करता है, वो अच्छा लगने लगता है। उसके बाद है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए जो है उसकी कमी, तो विटामिन ए का आविष्कार 1913 में किया गया था। यह हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है जो साधारण ताप पर नष्ट होता है, परंतु ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में अपने मौलिक रूप से रेटिनॉल के रूप में भी, अगर आप देखें विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसका मेन पॉइंट आप याद रख सकते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये वनस्पतिक खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जैसे कि दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें हो गई। विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं, विटामिन ए के कार्य देखेंगे अब हम यहाँ। तो विटामिन ए का कार्य है स्वस्थ नेत्र दृष्टि बनाए रखना। विटामिन ए से सुना होगा आपने कि विटामिन ए की वजह से हमारी जो आंखों की रोशनी होती है वो सही होती है। तो हमारे आंखों की रोशनी को सही बनाकर रखना, स्वस्थ बनाकर रखना, ये विटामिन ए का कार्य होता है। विटामिन ए स्वस्थ नेत्र दृष्टि बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी सहायता से हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। तो हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे मेन जो है वो विटामिन ए होता है। इसकी कमी के कारण जो है रतौंधी जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए विटामिन ए जो हमारे आंखों को स्वस्थ रखने में इसकी मेन भूमिका होती है। नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता, विटामिन ए खून में लाल रंग
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने में विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में फैटी एसिड को संतुलित करने का काम भी विटामिन ए ही करता है। दांतों व त्वचा का स्वास्थ्य। विटामिन ए का दांतों के विकास से गहरा संबंध है। यह दांतों के दंत एनिमल को सही रखता है। इसके अभाव के कारण दांत आसानी से टूट भी सकते हैं। यह त्वचा को कोमल व चिकना बनाता है। विटामिन ए अगर आपके बॉडी में सही मात्रा में है तो आपकी स्किन जो है वो चिकनी रहेगी, या फिर नहीं तो देखते होंगे ना आप किसी किसी की स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई स्किन होती है, तो विटामिन ए की जो है उसकी वजह से हमारी स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट रहती है और चिकनी रहती है। और दांतों के ऊपर हमारे जो एक एनिमल परत होती है, तो उसके लिए भी जो है हमारा विटामिन ए जो है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्रमण का प्रतिरोधक। अगर हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी जो है वो घुसने की कोशिश करती है, कोई भी संक्रमण होने का खतरा होता है, तो उसे रोकने का काम भी विटामिन ए करता है। जैसे यहाँ देखिए, उचित मात्रा में विटामिन ए के प्रयोग से शरीर की रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। तो अगर आपको इसका ये सारा था कि विटामिन ए जो है इसके क्या क्या कार्य हैं, ये विटामिन ए क्या क्या काम करता है, तो अगर पूछे कि इसकी कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आंसर सेम हो जाएगा। जैसे विटामिन ए क्या करता है, हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, आँखों का जो है वो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी संक्रमण के लिए अत्यधिक संवेदनशील। विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति। विटामिन ए अगर होगा तो उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी फर्क पड़ता है। और यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ विटामिन ए की कमी से हानियाँ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा नेत्र एवं त्वचा रोग। सबसे पहला नेत्र रोग। विटामिन ए की कमी के कारण कई नेत्र तथा त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे 4 रोग दिया हुआ है जो नेत्र से संबंधित है और स्किन से। सबसे पहला आ जाता है आपका रतौंधी। विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आँखों पर पड़ता है। इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता या किसी चीज़ को देखने में अधिक समय लगता है। जैसे अगर नॉर्मल आइज़ होती है, हम लोग अगर देखें तो अंधेरे में भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अगर हम अंधेरे में भी थोड़ी देर रुके तो हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन अगर रतौंधी नामक रोग हो जाता है तो उसमें दिखना बंद हो जाता है। और उसके बाद है कंजक्टिवाइटिस। ये क्या है, विटामिन ए की अधिक कमी होने पर अश्रु ग्रंथियों के स्राव से कमी आ जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए कंजक्टिवाइटिस इसमें होता है कि अश्रु जो ग्रंथि है जहाँ से हमारा आंसू निकलता है वो सूख जाता है, हमारा आंसू निकलना बंद हो जाता है। जैसे कई लोग कहावत नहीं कहते कि हमारा मेरे तो इतना रो लिया कि मेरे आँखों के आंसू ही सूख गए। तो ये एक बीमारी भी है कि ये एक बीमारी है कि जिसकी वजह से हमारे आँखों के आंसू सूख जाते हैं, फिर आँखों से आंसू निकलना ही बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। जैसे पहला रतौंधी हो गया, दूसरे में आ गया आपका कि आँखों के आंसू सूख जाते हैं, आँखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। यहाँ देखिए, कारण श्लेष्मा सूखी हो जाती है, सिकुड़ी व गंधली हो जाती है, जिससे कि आंखों की कॉर्निया सूख जाता है और धुंधलापन आ जाता है। अंत में संक्रमण के कारण जख्म भी हो जाता है। बीटॉट स्पॉट। थर्ड है आपका बीटॉट स्पॉट। आंख के कॉर्निया वाले भाग के दोनों ओर सफ़ेद या भूरे रंग के बीटॉट बिंदु हो जाते हैं। यहाँ आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, बीटॉट स्पॉट। यहाँ पर कॉर्निया वाला जो भाग है इसके आसपास देखिए यहाँ वाइट वाइट सा हो जाता है, यह है बीटॉट स्पॉट। किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया क्या है, इसमें यह आँखों के रोग की अंतिम स्थिति है। इसमें कॉर्निया के नर्म हो जाने के कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है,
जिससे आंखें लाल और सूख जाती है और धीरे धीरे यह व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाती है। इसमें क्या है, इस बीमारी में मतलब आंखों का रोग जो है वो उसका लास्ट टाइम आ जाता है, बिल्कुल इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर अब अंधेपन का लास्ट ये हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। उसके बाद है टोड त्वचा। अब ये स्किन से संबंधित रोग है। विटामिन ए की कमी के कारण शरीर की त्वचा शुष्क, खुरदुरी व चितकबरी हो जाती है। त्वचा चितकबरी व मेंढक के समान दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा मेंढक की स्किन जो होती है वो चितकबरी टाइप की दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में विशेषता पेट, पीठ, गर्दन और कंधे पर बड़े बड़े चित्ते से बन जाते हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे ये रहा टोड त्वचा। इसमें बहुत ही ड्राई स्किन हो जाती है और चितकबरी सी हो जाती है, मतलब कि देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्किन जो है कुछ इस टाइप की दिखने लगती है। उसके बाद है अन्य प्रभाव। भोजन नलिका, नाक, गले, ट्रकिया व ब्रांकिस की श्लेष्मिका झिल्ली सूख कर खुरदुरी हो जाती है। इसके कारण रोगाणु से संक्रमण की आशंका बनी रहती है। जैसे हमने अगर पढ़ा था, आपने देखा होगा विटामिन ए के कार्य में, तो क्या करता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रोग जो है वो हमारी शरीर में, बॉडी में आसानी से आ सकते हैं। पाचन रस का कम मात्रा में स्रावित होते हैं तथा पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट पैदा हो जाती है। अतिसार की संभावना भी बढ़ जाती है। अस्थि पंजर का विकास उचित अनुपात में नहीं होता। तो ये सारा था विटामिन ए की कमी से हमें क्या क्या हो सकता है।